नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन चैनल के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि प्लेटो के ऊपर सुकरात का क्या क्या प्रभाव पड़ा। सुकरात कौन थे? सुकरात प्लेटो के गुरु थे और गुरु का प्रभाव अपने चेले, अपने शिष्य के ऊपर पड़ना स्वाभाविक है मेरे दोस्तों। ऐसे ही क्या हुआ कि प्लेटो के ऊपर अपने गुरु सुकरात का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन उनके जन्म और मृत्यु के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, सुकरात जो थे, प्लेटो के जो गुरु सुकरात थे, सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व होता है और प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, 399 ईस्वी में क्या हुआ? 399 ईस्वी में क्या हुआ कि सुकरात को एथेंस की सरकार ने, एथेंस जो था, एथेंस में जनतंत्रीय सरकार थी, जनतंत्रीय सरकार थी। वो क्या थी? आज की तरह नहीं थी, वो क्या थी? निरंकुश सरकार थी। और उस जनतंत्रीय सरकार की आलोचना किसने कर दी? सुकरात ने। सुकरात बड़ा विशेषज्ञ व्यक्ति था, तर्क वितर्क नॉलेज के अंदर बहुत ही विशेषज्ञ व्यक्ति था। उस जमाने में उसके बराबर कोई व्यक्ति नहीं था। तो उसने अपने तर्क विद्या से क्या किया कि एथेंस की जो सरकार थी, जनतंत्रीय सरकार थी, उसकी क्या कर दी थी? आलोचना। तो सरकार ने उसको प्राण दंड दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सुकरात की मृत्यु कब हो जाती है? 399 ईसा पूर्व में हो जाती है। तो सुकरात की मृत्यु हो जाती है। यहां पर 347 ईस्वी में किसकी मृत्यु होती है? प्लेटो की मृत्यु होती है। ठीक है, ये जन्म और मृत्यु ये सभी कहाँ होते हैं? एथेंस के अंदर ही होते हैं। कहाँ पे होते हैं? एथेंस। तो दोस्तों, ये 470 है, ये 427 है, ये जो ईसा पूर्व है ये थोड़ी उल्टे क्रम में चलती है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये यहाँ पर हमारे ईसा मसीह हुए थे, ईसा मसीह हुए थे। तो ईसा मसीह से आगे वाली जो सन है वो सन कहलाई और पीछे वाली क्या कहलाई? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व कहलाई, जिसको अपन क्या कहेंगे? बीसी कहते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, इतना जानने के बाद में हम देखेंगे कि मेरे दोस्तों कि प्लेटो पे क्या क्या प्रभाव सुकरात का पड़ता है। मेरे दोस्तों ध्यान दो, जब 399 ईस्वी के अंदर सुकरात की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बारे में मेक्सी नामक विद्वान ने क्या कहा? उसकी मृत्यु हो जाती है तो मेक्सी नामक विद्वान क्या कहते हैं कि प्लेटो में सुकरात का पुनर्जीवित हो गया है। अर्थात प्लेटो के अंदर सुकरात ने दोबारा से जन्म ले लिया है। मेरे दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं हम कि सुकरात का प्लेटो पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है। ये वाक्य मूल रूप से किसका है? प्लेटो को है या सुकरात का है? तो मेरे दोस्तों, मूल रूप से यह वाक्य सुकरात का है। और सुकरात से किसने ग्रहण किया? प्लेटो ने ग्रहण किया। यदि ऑप्शन में आए कि सद्गुण ही ज्ञान है, प्लेटो भी ऑप्शन में है, सुकरात भी ऑप्शन में है, तो सही आंसर क्या रहेगा? सुकरात। अब सुकरात ऑप्शन में नहीं है तो प्लेटो तो आएगा मेरे दोस्तों। समझ में आ गया? तो ध्यान दे कि सद्गुण ही क्या है? ज्ञान है। सद्गुण ही क्या है? ज्ञान है। ये मूल रूप से ये वाक्य किसका है मेरे दोस्तों? सुकरात का है। किसका है? सुकरात का है मूल रूप से। किसका है? मूल रूप से सुकरात का मेरे दोस्तों। लेकिन इसको ग्रहण किसने किया? ग्रहण किसने किया? प्लेटो ने। ग्रहण किसने किया मेरे दोस्तों? प्लेटो ने इसको ग्रहण किया। समझ में आ गया? तब प्लेटो ने जब इसको ग्रहण किया और ग्रहण करके अपनी बुक रिपब्लिक जो उसने पुस्तक लिखी थी प्लेटो ने, तो रिपब्लिक पुस्तक का मुख्य विषय ही, रिपब्लिक विषय का जो रिपब्लिक बुक है उसका मुख्य विषय ही क्या है? ज्ञान है मेरे दोस्तों। मतलब सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण ही ज्ञान है।
सद्गुण ही ज्ञान है। तो दोस्तों रिपब्लिक पुस्तक का मुख्य विषय क्या है? सद्गुण ही ज्ञान है। अर्थात इसका विषय सद्गुण ही ज्ञान होने के कारण रिपब्लिक बुक को अन्य किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों? तो याद रखना, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा। तो आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से वह बुक कौन सी है, वह रचना कौन सी है जिसे ज्ञान मीमांसा के नाम से जानते हैं? तो वो है रिपब्लिक मेरे दोस्तों। तो अब सुकरात ये कहता है कि ज्ञान क्या है? तो ज्ञान जो चीज सुकरात के अकॉर्डिंग जो चीज प्रत्यक्ष है, यानी कि जो सत्य है चीज, सुकरात सत्य को ज्ञान मान रहा है। सत्य को क्या मान रहा है? ज्ञान। और सत्य क्या चीज है? जो चीज प्रत्यक्ष है वह क्या है? सत्य है। उस सत्य के द्वारा ही ज्ञान की, आत्मा की अनुभूति होती है। कहने का मतलब कि सत्य ही है जिसके द्वारा हमें आत्मा की अनुभूति होती है। तो जो चीज एक तरह से हम देखते हैं कि ये प्लेटो, सुकरात ये आदर्शवादी रहे हैं, लेकिन इन्होंने सत्यता की बात की है। और जो वह सत्य जो आत्मिक रूप से जुड़ा हुआ है, उस सत्य के बारे में ये बात करते हैं मेरे दोस्तों। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो आप इतना सा याद कर लेना कि सद्गुण ही ज्ञान है, ये मूल रूप से किसका है? सुकरात का है। और इसको किसने ग्रहण किया? प्लेटो ने ग्रहण किया। और प्लेटो ने फिर इस शब्द को किस में जोड़ दिया? अपनी बुक रिपब्लिक में जोड़ दिया। और रिपब्लिक का मुख्य विषय क्या है? सद्गुण ही क्या है? ज्ञान है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ज्ञान का मीमांसा या ज्ञान की मीमांसा बुक भी कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसी के द्वारा, यानी कि सत्य से ही, सत्य को वो ज्ञान मानता है। और आगे देखिए दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं, दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है? सद्गुण का स्वरूप। सद्गुण का स्वरूप यानी कि ध्यान दो, जिस प्रकार से मार्कर का गुण क्या है? लिखना। आपके सामने मैं लिख रहा हूं, मार्कर का या पेन का गुण क्या है? लिखना। तो मार्कर किसके काम आएगा? लिखने के काम आएगा। तो मेरे दोस्तों उसी प्रकार से क्या है कि जो एक मनुष्य होता है, तो मनुष्य का गुण क्या है? अच्छा व्यवहार करना, अच्छा बोलना, उसमें मानवता होना। ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये बात सुकरात कहना चाहता था कि मनुष्य के अंदर एक अच्छा गुण होना चाहिए। हर वस्तु, हर चीज इस धरती पर जो जन्म लेती है, वो एक विशेष गुण के कारण जन्म लेती है, और उस गुण को वो पूरा करती है, और अंत में क्या हो जाती है? वह नष्ट हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रत्येक वस्तु में किसी न किसी चीज का क्या होता है? गुण होता है। और गुण अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। लेकिन सुकरात और प्लेटो अच्छे गुण की बात करते हैं। तो यहां पर वो ये भी कहते हैं, जैसे चाकू का जो गुण होता है वो होता है काटना। ठीक है, इसी प्रकार से मनुष्य का गुण क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए, उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो सद्गुण का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सद्गुण कैसा होना चाहिए? अच्छा ही होना चाहिए। नाम से ही पता चल रहा है कि सद्गुण अच्छा गुण है। ठीक है, जिसमें मानवता रहेगी, आत्मिक भावना रहेगी, ठीक है, सहयोग की भावना रहेगी, वो वाला गुण। तो मेरे दोस्तों सद्गुण का स्वरूप का मतलब प्लेटो के अकॉर्डिंग, सुकरात के अकॉर्डिंग, ये सुकरात का ही प्रभाव है, सुकरात ने दिया था। तो सुकरात ने कहा था कि मनुष्य अच्छा कैसे होगा? मनुष्य सद्गुण कब होगा? जब उसके अंदर 4 गुण रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। किस सुकरात के अकॉर्डिंग? आपसे यह भी पूछ सकता है कि प्लेटो के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्लेटो ने तो सुकरात से प्रभावित हुआ था। तो सुकरात भी ऑप्शन में आ सकता है, प्लेटो भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन की प्रकृति के आधार पर अपने को आंसर देना पड़ेगा। तो सुकरात ये कहना चाहता है कि मनुष्य अच्छा कब होता है? मनुष्य का स्वरूप क्या होता है? मनुष्य का गुण क्या होता है? वो होता है अच्छा। और मनुष्य अच्छा कब होगा? वह सद्गुण कब होगा? जब उसके अंदर 4 गुण रहेंगे तब। और 4 गुण के बारे में कौन कौन से बात करता है मेरे दोस्तों? मनुष्य के अंदर जब विवेक रहेगा, और मनुष्य के अंदर साहस रहेगा,
संयम रहेगा और न्याय रहेगा। मनुष्य के अंदर विवेक, साहस, संयम और न्याय, याद कर लीजिए मेरे दोस्तों, विवेक, साहस, संयम और न्याय, ये चार चीजें अगर मनुष्य के अंदर है तो वह मनुष्य, उस मनुष्य का सद्गुण है, उसका गुण है, उसका व्यवहार है, गलत नहीं हो सकता। उसका व्यवहार, उसका सद्गुण अच्छा ही हमेशा रहेगा। तो ये सुकरात की बातें थी, इसका प्रभाव हमारे प्लेटो के ऊपर पड़ता है। तो इसमें काम की चीज मेरे दोस्तों, एक मैक्सी वाला एक कथन याद रखना, जन्म मृत्यु कब हुई थी ये याद रखना, सद्गुण का स्वरूप क्या होता है ये होता है, और सद्गुण क्या होता है जिसके अंदर चार बातें शामिल होती है, विवेक, साहस, संयम, न्याय, यही क्या है मनुष्य का गुण है। आगे चर्चा करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं तीसरा पॉइंट, राजनीति एक कला है। सुकरात भी कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि राजनीति जो होती है उसमें कूटनीति चाहिए, उस कूटनीति के बिना, उस कला के बिना राजनीति अधूरी होती है। तो इसका प्रभाव प्लेटो पे पड़ता है। तो राजनीति एक कला है, यह सुकरात से प्लेटो ने ग्रहण किया था। सुकरात की एक बात प्रसिद्ध है कि जनता बीमार है, इसलिए हमें अपने स्वामियों का इलाज कराना चाहिए। जनता तो बीमार है, इसलिए हमें स्वामियों का इलाज करना चाहिए। तो वो ये क्यों कहना चाहता है कि यदि स्वामी बीमार हो गया तो जनता की सेवा कौन करेगा। समझ में आ गया। तो ये कहना चाहता है कि प्रजा को हमेशा स्वामियों की रक्षा करनी चाहिए, है ना। तो जनता में कुछ ऐसे लोग हो जो बॉडीगार्ड हो, किसके, स्वामियों के, अर्थात राजाओं के बॉडीगार्ड हो। जैसे आधुनिक युग में बॉडीगार्ड होते हैं, ऐसे ही मेरे दोस्तों। तो मैं आगे बात करता हूं कि इसी को वो कला कहता है, इसी को मेरे दोस्तों वो क्या कहता है, कला कहता है कि जनता बीमार है इसलिए हमें अपने स्वामियों का इलाज कराना चाहिए। तो ये वो कहीं ना कहीं एक जो राजा होता है, कहीं ना कहीं जो सरकार होती है, जो राजा होता है, जिस आदर्श राजा के बारे में प्लेटो ने कल्पना की थी, सुकरात ने कल्पना की थी, तो उसके बारे में ये कहना चाहता है कि आदर्श राजा का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, लंबी अवधि तक जीना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह जिएगा तभी तो जनता की सेवा करेगा। तो ये याद रखना मेरे दोस्तों। अगला प्रभाव है सत्य, सत्य का सिद्धांत। सत्य का सिद्धांत अभी आपने पढ़ा कि सत्य का सिद्धांत कि सत्य ही, सद्गुण ही ज्ञान है, यानी कि सत्य के बिना कोई ज्ञान नहीं हो सकता। सत्य का ज्ञान होना चाहिए, और वही क्या है, वास्तविक रूप से ज्ञान होता है मेरे दोस्तों। तो उनके सिद्धांतों में सत्य महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ पे सत्यता की, और यहाँ पे सत्य का अर्थ केवल आत्मिक रूप से है मेरे दोस्तों। तो प्रोफेसर कोकर क्या कहना चाहते थे कि प्लेटो के दार्शनिकता का आधार सुकरात का वास्तविक सिद्धांत है। प्लेटो के दार्शनिकता का आधार सुकरात का वास्तविक सिद्धांत है, ये बात कोकर ने कहा था। और यह दार्शनिकता का जो आधार है वो एक तरह से मानिए आप सत्य ही है, और यहाँ पे सत्य का अर्थ है वास्तविक रूप से, आत्मिक रूप से यहाँ पर सत्य का अर्थ होता है मेरे दोस्तों। अगला जो प्रभाव पड़ता है वो है ज्ञान का सिद्धांत। ठीक है मेरे दोस्तों, ज्ञान का सिद्धांत, ये सत्य का सिद्धांत है, ये ज्ञान का सिद्धांत है, और सत्य के द्वारा ही ज्ञान मिलता है मेरे दोस्तों। तो याद रखिए, यदि ज्ञान के बारे में आए तो सुकरात के अकॉर्डिंग ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है सापेक्ष, रिलेटिव, दूसरा होता है निरपेक्ष, एब्सोल्यूट। ठीक है, सापेक्ष का मतलब क्या होता है, सापेक्ष ज्ञान का मतलब क्या होता है, जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त जो ज्ञान होता है वह हमेशा अपूर्ण ज्ञान होता है। यदि मान लीजिए मेरे दोस्तों आपको किन्हीं आँख के द्वारा, कान के द्वारा, मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा कोई ज्ञान मिला, तो क्या वो अपूर्ण रहेगा, क्या वो पूर्ण रहेगा। तो मेरे दोस्तों सुकरात ये कहना चाहता था कि
इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान मिलता है वह कभी पूर्ण नहीं होता है, वह हमेशा ही अपूर्ण होता है। तो हमें इस ज्ञान को लेना नहीं चाहिए। तो फिर कौन सा ज्ञान लेना चाहिए हमें सुकरात के अकॉर्डिंग? निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है सत्य द्वारा प्राप्त ज्ञान, जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान होता है मेरे दोस्तों। और यहाँ इस ज्ञान का मतलब है जो आत्मिक रूप से, इंद्रियों द्वारा नहीं, आत्मिक रूप से जो ज्ञान प्राप्त किया है वह निरपेक्ष ज्ञान होता है। और जो निरपेक्ष ज्ञान होता है वही इस संसार में, इस देश काल में, इस दुनिया में सब जगह बना रहता है। और उसी से इस समाज का, इस देश का, इस राष्ट्र का, इस राज्य का क्या होता है? भला होता है। तो मेरे दोस्तों कि किस नॉलेज के द्वारा इस देश दुनिया का भला होता है सुकरात के अकॉर्डिंग? तो निरपेक्ष ज्ञान के द्वारा। कौन से ज्ञान के द्वारा? निरपेक्ष ज्ञान के द्वारा। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? तो ये निरपेक्ष ज्ञान क्या होता है? पूर्ण ज्ञान होता है, इसी से संसार का भला होता है। तो इस प्रकार से प्लेटो ने इनके विचारों को क्या है? ग्रहण किया। आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। दोस्तों अगला प्रभाव देखते हैं कि सुकरात का प्लेटो पे क्या प्रभाव पड़ा, जिसमें छठवां पॉइंट देखते हैं, दार्शनिक शासक के तानाशाही का सिद्धांत। यानी कि एक दार्शनिक शासक होते हुए भी वह हिटलर व मुसोलिनी की तरह कैसे अपने सिद्धांतों का प्रयोग प्रजा के ऊपर करता था। तो मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सुकरात की मृत्यु 399 BC में हुई थी मेरे दोस्तों। ईसा पूर्व 399 ईसा पूर्व सुकरात की मृत्यु हो जाती है। और सुकरात की मृत्यु का मुख्य कारण क्या था? ये दार्शनिक शासक की तानाशाही, दार्शनिक शासक की तानाशाही थी। हालांकि वहाँ पर उस समय सरकार थी, जनतंत्रीय सरकार थी, उस समय जनतंत्रीय सरकार थी। और वो भी कैसी थी? दार्शनिक जनतंत्रीय सरकार थी, लेकिन तानाशाही थी। उसके विरोध में कोई किसी प्रकार की आवाज़ उठा दी तो तुरंत उसको प्राण दंड, मृत्यु दंड दिया जाता था मेरे दोस्तों। तो हमारे प्लेटो के गुरु सुकरात जी ने भी क्या किया कि एथेंस की जो सरकार थी, एथेंस की सरकार के खिलाफ, अर्थात दार्शनिक, जनतंत्रीय दार्शनिक सरकार के खिलाफ क्या कर दी थी? उसका उल्लंघन कर दिया था, उसकी आलोचना कर दी थी। तो वो दार्शनिक सरकार होते हुए भी, वह जनतंत्रीय दार्शनिक सरकार होते हुए भी क्या थी? तानाशाही थी। और जिसके कारण से 399 ईस्वी में सुकरात को प्राण दंड दे दिया था मेरे दोस्तों। तो इस घटना का उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और कहते हैं कि यही ऐसी घटना है जिसके कारण से प्लेटो का जो प्रभाव है, प्लेटो का जो प्रभाव है मेरे दोस्तों, प्लेटो के ऊपर प्रभाव इसी घटना से ज़्यादा पड़ता है, इसी घटना से उसके ऊपर ज़्यादा पड़ता है मेरे दोस्तों। तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है मेरे दोस्तों कि प्लेटो के जीवन में परिवर्तन कब हुआ? प्लेटो के जीवन में परिवर्तन कब हुआ? ऑप्शन में है मेरे दोस्तों, 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं। 427 BC, 487 BC, 399 BC, 327 BC। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आए और पूछा जाए कि प्लेटो के जीवन में परिवर्तन कब हुआ मेरे दोस्तों, तो आपका आंसर होना चाहिए 399 BC में। अब 399 BC में हुआ क्या? वहाँ उसके गुरु प्लेटो की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु का कारण मैंने अब आपको बता दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये याद कर लेना आप। आगे द्वंद्वात्मक पद्धति का भी उस पर प्रभाव पड़ता है प्लेटो के ऊपर, कि सुकरात हमेशा द्वंद्वात्मक पद्धति, वाद विवाद पद्धति के द्वारा हमेशा सत्य तक जानने की कोशिश किया करते थे कि सत्य क्या है। और उसी पद्धति को प्लेटो ने भी ग्रहण किया था। और बाद में प्लेटो भी सत्य के मार्ग पर, अर्थात आदर्शवाद के मार्ग पर चलने की उसने उस मार्ग पर
चला था मेरे दोस्तों। तो द्वंद्वात्मक पद्धति को उसने ग्रहण किया प्लेटो ने। ध्यान दो, निष्कर्ष के रूप में अपन ये कह सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में, कि जो प्लेटो ने सुकरात के जितने भी विचार ग्रहण किए उन विचारों को उसने रिपब्लिक में लिखा था मेरे दोस्तों। तो बर्नेट नामक विद्वान क्या कहता है, बर्नेट नामक विद्वान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि प्लेटो का दर्शन सुकरात के ही ज्ञान के जीवाणुओं का वह विकास है जो प्लेटो के निष्कर्ष में रिपब्लिक में उद्बुद्ध हुआ है। ठीक है, यानी कि सुकरात का जितना भी दर्शन था, पूरा का पूरा दर्शन प्लेटो ने किस में लिख दिया, रिपब्लिक में। और सुकरात का मुख्य जो कथन था वो था सद्गुण ही ज्ञान है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो रिपब्लिक है वो ज्ञान की किताब है, इसलिए इस किताब को ज्ञान की मीमांसा या ज्ञान मीमांसा के नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों। ये आपसे पूछा जा सकता है कभी कि प्लेटो निम्न में से किस व्यक्ति का, किस विद्वान का क्या है, ऋणी है। तो ऋणी क्या है, सुकरात का ही तो हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारा संविधान बना, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कहते नहीं है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमारे संविधान का अधिकांश यानी 70% के लगभग हमारे संविधान का हिस्सा 1935 के अधिनियम से ग्रहण किया गया था। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारा संविधान किसका ऋणी है, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो इसी प्रकार से प्लेटो ने अपने विचारों को कहाँ से ग्रहण किया, सुकरात से, इसलिए प्लेटो किसका ऋणी हो गया, सुकरात का। ठीक है मेरे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आगे बात करते हैं कि प्लेटो के ऊपर उस समय की समकालीन परिस्थितियों का भी कुछ प्रभाव पड़ा था। आज हम लोग हैं तो हमारे ऊपर यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से यहाँ पर प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। आज हमारी यहाँ की राजनीति जैसी है तो वैसा ही हमारा दिमाग है। अमेरिका में रहने वाले लोगों का दिमाग वहाँ की राजनीति के अकॉर्डिंग है, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग है मेरे दोस्तों। तो हमारी जो फिलोसफी है, हमारा जो दिमाग है, हमारी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग है। तो ये स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक है कि प्लेटो के ऊपर भी कहीं ना कहीं क्या है कि उस समय की सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक समस्याओं से क्या है कि वह प्रभावित हुए थे मेरे दोस्तों। तो बात करते हैं समकालीन परिस्थितियों का प्लेटो पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले है व्यक्तिवाद। और व्यक्तिवाद का यहाँ पे है स्वार्थ की भावना से। जब प्लेटो का जन्म हुआ था मेरे दोस्तों, जब सुकरात थे, प्लेटो थे, तो उस समय भी की सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी, स्वार्थ वाली थी। लोगों का जो जनजीवन था, लोगों का जो स्वभाव था वो क्या था, स्वार्थ वाला था। ठीक है मेरे दोस्तों। और उस स्वार्थ के कारण क्या थी कि भिन्न भिन्न थी, संघर्ष था लोगों के बीच में। तो उससे भी क्या है, प्लेटो के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस व्यक्तिवाद और स्वार्थ की भावना से वो प्लेटो ये कहना चाहता था कि हमेशा हमें क्या होना चाहिए, आदर्शवाद को बढ़ावा देना चाहिए, हमें आदर्श बनना चाहिए, हमें संयम रखना चाहिए, हमें न्यायिक होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों। तो वो मानवता की बात करता है। प्लेटो का एक कथन है कि प्रत्येक राज्य में दो भिन्न भिन्न राज्य थे, अमीरों का राज्य और गरीबों का राज्य। मतलब इस स्वार्थ की भावना से क्या हुआ कि उस जमाने के अंदर प्लेटो भी क्या था कि बड़ा फिलोसफर था, बड़ा तर्क वितर्क ज्ञानी था अपने गुरु सुकरात की तरह। उसने भी अपने साइकोलॉजी से पता लगाया कि जो राज्य है यहाँ पर गरीब लोगों का सामाजिक जीवन अलग है और अमीर लोगों का सामाजिक जीवन अलग है। ऐसा क्यों है? तो उसने ये आइडिया लगाया, उसने ये कल्पना की कि जो राज्य है वो दो भागों में बटा हुआ है, अमीरों का राज्य और गरीबों का राज्य। मेरे दोस्तों ये राज्य है तो यहाँ पर अमीर है और यहाँ पर गरीब रहते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये आपको ढूंढने से नहीं मिलता है। तो आप ये याद कर लेंगे कि प्रत्येक राज्य में दो भिन्न भिन्न राज्य थे, अमीरों का राज्य और गरीबों का राज्य हुआ करता था उस समय। तो इससे भी बहुत प्रभावित हुआ था, इस असमानता से भी। अव्यवसायी हस्तक्षेप या अव्यवसायी हस्तक्षेप का मतलब ये नहीं कि कोई व्यवसाय कर रहा है या कोई व्यापार लोग से नहीं है। यहाँ अव्यवसायी का अर्थ है
कि जो राजनीति थी वहाँ की उस समय की जो राजनीति थी, उस राजनीति के अंदर उस समय की जो जनतंत्रीय सरकार थी, वहाँ पर जो प्रतिनिधि हुआ करते थे वो लॉटरी के माध्यम से क्या है, चुने जाते थे। आज हमारे देश में वोट देकर हम प्रतिनिधि को चुनते हैं, बनाते हैं, लेकिन उस समय प्लेटो के समय, सुकरात के समय लॉटरी के माध्यम से क्या है, प्रतिनिधि संसद में जाया करता था। अब लॉटरी के माध्यम से लॉटरी किसी की भी निकल सकती है, मूर्ख व्यक्ति की भी निकल सकती है, अच्छे व्यक्ति की भी निकल सकती है, और गंदे काम करने वालों की भी लॉटरी निकल सकती है। तो आप ये बताओ, जब एक मूर्ख व्यक्ति, एक गलत काम करने वाला व्यक्ति जब संसद में चला जाएगा तो क्या वो देश का भला करेगा क्या? तो इस तरह के लोग जो लॉटरी के माध्यम से, मूर्ख लोग जब संसद में पहुंच जाते हैं, उनको उस समय अव्यवसायी हस्तक्षेप कहा गया है कि जिन लोगों को राजनीति का ज्ञान नहीं है, राजनीति में रा का मतलब अर्थ जानते नहीं है, और वो राजनीति करने के लिए संसद में पहुंच जाते हैं, व्यवस्थापिका में पहुंच जाते हैं, इसे ही वह अव्यवसायी हस्तक्षेप कहा है। तो वो ये कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं इस लॉटरी को बंद करना चाहिए, ताकि अच्छे लोग राजनीति करने के लिए जाए। तो वो एक सुझाव देता है कि हमें लोगों को दार्शनिक बनाना चाहिए, दार्शनिक बनाना चाहिए। और दार्शनिक कैसे बने? पहले शिक्षा होनी चाहिए। तो शिक्षा दे, और शिक्षा के माध्यम से उन्हें विषयों की शिक्षा दे, ताकि वो विशेषज्ञ बने, दार्शनिक बन पाए, और अंत में वो क्या है, राजनीति करने के लिए शासन कला में पारंगत होगा, तब वो कहीं ना कहीं राजनीति कर सकते हैं। तो ये सुझाव क्यों दिया? क्योंकि प्लेटो क्या चाहता था कि अव्यवसायी जो लोग राजनीति में चले जाते हैं, वहाँ पर कुशल कारीगर और योद्धा, कहने का मतलब कुशल जो व्यक्ति है, ऐसा योद्धा जो राजनीति को चला सकता है, ऐसा व्यक्ति ही यहाँ पर पहुँचना जाना चाहिए। इसलिए तो वह आदर्शवाद की कल्पना की थी, दार्शनिक शासन की कल्पना की थी, दार्शनिक शासक पर उसने बल दिया था कि यहाँ पर शिक्षा के माध्यम से राजा को दार्शनिक बनाना चाहिए, और उसके बाद में उसे संसद में पहुँचाना चाहिए। अज्ञानता का शासन। अब उस समय जो शासन था, तात्कालीन परिस्थितियों में लोग, आपको पता है लॉटरी के माध्यम से राजनीति हो रही थी, लॉटरी के माध्यम से प्रतिनिधि चुने जा रहे थे संसद में, तो क्या वो सभी ज्ञानी रहेंगे या सभी अज्ञानी रहेंगे? तो प्लेटो ये कहता है कि जब लॉटरी के माध्यम से जब चुने जा रहे हैं, तो उसका मानना था कि सभी लोग क्या थे, अज्ञानी थे। और आपको पता है इसी अज्ञानता के कारण सुकरात को 399 ईस्वी के अंदर एथेंस की जनतंत्रीय सरकार ने क्या कर दिया था, मृत्युदंड दे दिया था। अब वो क्यों कहा? उसने कहा कि इस तरह के जो लोग हैं वो अज्ञानी लोग हैं। वो क्या है? अज्ञानी लोग हैं। वो शासन का पता ही नहीं है उनको, शासन कैसे चलाते हैं। तो ऐसे अज्ञानी लोगों ने उसके गुरु सुकरात को क्या कर दिया था, प्राणदंड दे दिया था मेरे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अज्ञानता का शासन भी उसके जीवन पर प्रभाव डालता है। तो ये समकालीन परिस्थितियां थी। आर्थिक असमानता, आपको पता है कि लोग स्वार्थी थे लोग थे, तो स्वार्थ थे तो आर्थिक असमानता तो होगी मेरे दोस्तों। तो आर्थिक असमानता का भी प्रभाव पड़ता है। बोरकर ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि बोरकर क्या कहना चाहता है कि अल्प तंत्रों व प्रजातंत्रों में पाई जाने वाली राजनीति तथा धनलिप्सा के मिश्रण से सामाजिक संघर्ष होते हैं। अर्थात प्लेटो ये कहता था कि जो राजनीति है ये मुख्य बिंदु है, राजनीति जो है वो धन की लिप्सा है, यानी कि धन को संग्रह करने के लिए, अमीर आदमी बनने के लिए लोग राजनीति में जाते हैं। और उस बात को बोरकर ने समझाने का प्रयास किया था कि अल्प तंत्रों प्रजातंत्रों में पाई जाने वाली राजनीति और धन लिप्सा के मिश्रण से सामाजिक संघर्ष पाया जाता है, अर्थात सामाजिक असमानता पाई जाती है। ये बात
बोरकर ने हमें समझाने का प्रयास किया है। और राजनीतिक अस्थिरता थी उस प्लेटो के समय, राजनीतिक अस्थिरता थी मेरे दोस्तों। जब प्लेटो का जन्म हुआ था तभी भी राजनीतिक अस्थिरता थी, और उसके जीवन के 30 वर्षों तक भी राजनीतिक अस्थिरता रही थी। ध्यान दें, स्पार्टा और पलियोनेशिया, स्पार्टा व पलियोनेशिया, ये जो दो राज्य थे मेरे दोस्तों, ये क्या कर रहे थे, एथेंस के ऊपर क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। एथेंस के ऊपर क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। कभी इसका राज हो रहा था, कभी पलियोनेशिया का राज हो रहा था, कभी स्पार्टा का राज हो रहा था एथेंस के ऊपर। तो राजनीतिक अस्थिरता थी। तो कहते हैं कि प्लेटो के 30 वर्षों तक, उसके जीवन काल के अंदर ही, जीते जी ही उसके जीवन काल में, प्लेटो के जीवन काल में उसके 30 वर्षों तक लगातार राजनीतिक अस्थिरता रही। कहने का मतलब है कि एक एक वर्ष के लिए कभी पलियोनेशिया राज करता है, कभी स्पार्टा एथेंस के ऊपर राज करता है। तो ये राजनीतिक अस्थिरता थी। और इस 30 वर्षों के अंदर 30 राजाओं का शासन क्या है, हो चुका था। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो के समय 30 निरंकुश शासकों का शासन स्थापित हुआ था। ये याद कर लेना। निम्न में से वह विद्वान कौन सा है, वह विचारक कौन सा है जिसके जीते जी ही 30 राजाओं का शासन हुआ था, अर्थात 30 निरंकुश राजाओं का शासन रहा था। तो ये याद कर लेना, वो है प्लेटो। वो कौन है, प्लेटो। तो इस तरह से आप देखो कि 30 वर्षों में 30 प्रकार के शासन स्थापित हो गए। तो ये राजनीतिक स्थिरता है या अस्थिरता, तो हम इसको राजनीतिक अस्थिरता कहेंगे मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से आज आपने देखा कि किस प्रकार से प्लेटो के ऊपर उसके गुरु सुकरात का प्रभाव पड़ता है, और प्लेटो के समकालीन जो परिस्थितियां थी उसका प्रभाव प्लेटो के ऊपर पड़ता है मेरे दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें मेरे दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें मेरे दोस्तों। जहां रहो मस्त रहो, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो मेरे दोस्तों।